MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और आज बात उस महायुद्ध की करूंगा जिसमें बर्बादी के नए अध्याय खुलते जा रहे हैं। विध्वंस भयंकर हो रहा है, भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है, लेकिन भारत में इस बात का मातम है कि प्रधानमंत्री ईरान का पक्ष क्यों नहीं ले रहे हैं, खामेनेई के लिए क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस बात को लेकर मातम है। एक तरफ मातम है और दूसरी तरफ सियासी मातम है। मैं दोनों की बात करूं। और ये जो लोग दुखी हैं उनकी धार्मिक भावनाएं, मैं इन भावनाओं के खिलाफ नहीं हूं। आपकी धार्मिक आस्था अगर किसी व्यक्ति के साथ जुड़ती है तो उसके लिए आप मातम कर सकते हैं, लेकिन देश जो है वो धार्मिक भावनाओं से नहीं चलते। देश चलते हैं देश हित से, राष्ट्र हित से। हमारा भला कहां है, हमारे लिए कौन बेहतर है। और इसलिए यह देखना पड़ेगा कि क्या खामेनेई भारत की तरफ थे, क्या ईरान खुलकर भारत की तरफ था। इसके लिए आपको याद करनी पड़ेगी 1965 की लड़ाई। वो जंग आपको याद करनी पड़ेगी। आपको याद करनी पड़ेगी 1971 की लड़ाई, जब ईरान जो है वो पाकिस्तान की तरफ टिल्ट था, पाकिस्तान की तरफ झुका था। आपको याद करना पड़ेगा पहलगाम का हमला, जब धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा गया था। और याद करना पड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर, जब ईरान भारत की तरफ नहीं आया, पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उसको आगे बढ़ाने का काम ईरान करता रहा। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। 2017 की बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। तब यह कहा गया कि कश्मीर में मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, यानी जो भाषा पाकिस्तान बोलता है वही भाषा। जब आर्टिकल 370 की बात आई तो कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नाइंसाफी हो रही है। दिल्ली दंगे का जब विषय आया तो कहा कि मुस्लिमों के खिलाफ एक किस्म का नरसंहार है। और 2024 में तो खामेनेई ने भारत की तुलना गाजा से कर दी। अब आप समझ रहे हैं कि गाजा में क्या हो रहा है और भारत में स्थितियां कैसी हैं। लेकिन इनकी नजर में भारत और गाजा एक जैसा था। वो सारी बातें कही गई जो खामेनेई को मुसलमानों का नेता तो बनाती हैं, ये तो स्पष्ट है, लेकिन भारत का हितैषी क्या बनाती है, ये सवाल दर्शकों में आज आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन कांग्रेस को क्या लगता है हमारे देश में? मैं मातम की भी बात कर रहा हूं, सियासी मातम की भी बात कर रहा हूं। कांग्रेस को क्या लगता है? कांग्रेस को लगता है कि खामेनेई के लिए मोदी बोले, मोदी को बोलना चाहिए। और यहां तक कि सोनिया गांधी ने तो एक लेख लिख दिया है और कहा है कि खामेनेई की हत्या पर जो भारत की चुप्पी है, जो सरकार की चुप्पी है, वो हैरान करती है। सोनिया गांधी कहती हैं कि ये न्यूट्रल रहना नहीं है, जिम्मेदारी से पीछे हटना है। अब मेरा सवाल यह है कि क्या भारत की सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है? और क्या भारत न्यूट्रल है? क्या भारत तटस्थ है? सबकी अपनी आंखें हैं, सबका अपना विवेक है, सबकी अपनी बुद्धि है, समझ है, लेकिन मैं जो देख रहा हूं वो आपको बताना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आपको भी ये कुछ फैक्ट देखने चाहिए, क्योंकि राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। लेकिन क्या भारत तटस्थ है? ये आज सवाल मौजूद है। क्या भारत तटस्थ है? मुझे लग रहा है कि नहीं है। भारत का एक पक्ष है, बहुत स्पष्ट है, और वो पक्ष कोई मजहब नहीं है, किसी मजहब से जुड़ा हुआ नहीं है। वो पक्ष राष्ट्र हित है, देश का हित है। कैसे, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो नहीं देख पा रहे हैं या जो देखना ही नहीं चाहते वो ये कभी नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री ने कई देशों के सर्वोच्च नेताओं से फोन पर बात की है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी फोन पर बात हुई है। भारत चुप नहीं है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से उनकी बातचीत हुई है। सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत हुई है।
बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ बातचीत हुई है, जॉर्डन के जो किंग है अब्दुल्ला II उनसे भी फोन पर बातचीत हुई है, ओमान के सुल्तान से भी बातचीत हुई है, कुवैत के प्रिंस से भी बातचीत हुई है। भारत खामोश नहीं है। जो जिनको लग रहा है कि भारत कुछ बोल नहीं रहा है, मैं उनको बता रहा हूं। और जिससे बात हुई है आपको यह भी समझना चाहिए उनसे बात क्या हुई। उनसे जो बात हुई है उसमें 3 बातें कॉमन है। पहली बात क्या है? पहला तो जो हमले इनके ऊपर हुए हैं प्रधानमंत्री ने उसकी निंदा की है, यानी जो हमला इनके ऊपर ईरान ने बोला है उसकी निंदा की गई है। दूसरा, जो भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की गई है और प्राथमिकता पर लेने की बात कही गई है कि हमारे नागरिकों को आप प्राथमिकता पर रखें। और तीसरा, जल्द से जल्द यह संघर्ष जो है वो खत्म किया जाए, इसकी अपील की गई है। और इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत स्पष्ट है कि भारत का हित अपने नागरिकों के हित में है। जब नागरिकों की बात होगी तो आपको यह देखना पड़ेगा कि हमारे कितने लोग कहां पर फंसे हैं। आपको राष्ट्रहित समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कितने नागरिक कहां पर हैं और क्या उन देशों से कोई दुश्मनी मोल ली जा सकती है। यूएई में इस वक्त भारत के 36 लाख नागरिक हैं, सऊदी अरब में 25 लाख नागरिक हैं, कुवैत में लगभग 10 लाख नागरिक हैं, कतर में लगभग 8 लाख नागरिक हैं, ओमान में 12 लाख हैं, बहरीन में 3 लाख हैं और ईरान में कितने हैं? ईरान में 9 से 10 हजार नागरिक हैं। आप तुलना कर लीजिए, एक तरफ 1 करोड़ नागरिक हैं और दूसरी तरफ 9 से 10 हजार। अब आप यह तय कीजिए कि भारत किस दिशा में संवाद करे, किससे संवाद करे और भारत का संवाद सही दिशा में है कि नहीं है। किसी भी देश के प्रधानमंत्री को अपने नागरिकों के लिए, अपने लोगों के लिए एक पक्ष में जाना पड़ेगा और मुझे लगता है कि यही राष्ट्रहित है। जहां लोग हमारे हैं उनका हित देखना ही हमारा राष्ट्रहित है। वहां क्या हो रहा है उसकी तस्वीरें में भी आपको दिखाना चाहता हूं। क्यों यह चिंता है प्राइम मिनिस्टर की, इसको जरा आप देखिए। यह फुजेरा की तेल रिफाइनरी है यूएई की और इसको ठोक दिया गया एक मिसाइल से। एक और मिसाइल मारी गई थी और वो सऊदी की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी थी जिसका नाम है अरामको। ये रिफाइनरी हिट की जा रही है, कई जगह पर होटल हिट किए जा रहे हैं, होटलों पर हमला हो रहा है, कुछ घरों को निशाना बनाया जा रहा है। और यहां अगर हमारे लोग फंसे हुए हैं तो क्या इन देशों को आप नाराज कर सकते हैं? ये तलवार की धार पर चलने जैसा होता है जब युद्ध में आपको एक पक्ष लेना पड़ता है और जहां हमारे नागरिक हैं उनका अगर आप उनसे बातचीत कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं कर रहे। और ये सारे के सारे जो देश हैं, ये कोई हिंदू या ईसाई देश नहीं है, ये सारे के सारे देश मुस्लिम देश हैं जो इसको उस पिक्चर में पेंट करना चाहते हैं कि भाई यहां पर मुसलमान है, मुसलमानों की बात नहीं सुन रहे, या मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक लीडर को मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, उसकी बात नहीं कर रहे। ये सारे के सारे जितने देश हैं, मैंने आपको जिन राष्ट्राध्यक्षों के नाम गिनाए हैं, ये सारे के सारे मुस्लिम हैं और वो ये देखें कि भारत का जो पक्ष है वो देश हित में है या नहीं है। और दूसरा, दुनिया चलती है व्यापार से। आपका किसके साथ कितना मधुर संबंध है ये काफी हद तक पैसे से तय होता है। वो भी जरा एक नजर आप देख लीजिए। यूएई के साथ हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो करीब $100 बिलियन की है। सऊदी अरब के साथ हमारा जो व्यापार है करीब $42 बिलियन है। कुवैत के साथ 14 से 15 बिलियन डॉलर, कतर के साथ लगभग 14-15 बिलियन डॉलर, ओमान के साथ 10 से 11 बिलियन डॉलर, बहरीन के साथ 5 बिलियन डॉलर और ईरान के साथ $1.5 बिलियन। अब जो अर्थ के जानकार हैं, अर्थव्यवस्था के जानकार हैं, वो ये बताएं कि भारत किस तरफ झुके, किस तरफ जाए, क्योंकि इस तरफ भी मुस्लिम देश है, उस तरफ भी मुस्लिम देश है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत का पक्ष साफ है। जहां हमारे लोग हैं, जहां नेशनल इंटरेस्ट है, भारत उस तरफ खड़ा है। और रहा सवाल उनका जो अपने आप को मुस्लिम पार्टी मानते हैं या कहते हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, मुझे लगता है कि वो इस वक्त अरब से भी बड़े मुसलमान बनने के रास्ते पर निकल पड़े हैं। उनको लगता है कि ये अरब वाले छोटे मुसलमान हैं, हम बड़े मुसलमान हो जाएंगे, हमको वोट मिलेगा। और पूरे पश्चिम एशिया में एकमात्र मुस्लिम देश उनको ईरान दिखाई दे रहा है। हालांकि ईरान के साथ भी हमारे देश के विदेश मंत्री ने पहले ही दिन वहां के विदेश मंत्री के साथ संवाद किया। ऐसा नहीं कि संवादहीनता है, अपनी चिंता जाहिर की है उन्होंने। बहरीन, कतर, ओमान, सऊदी, वहां पर रहने वाले मुसलमान भी तो मुसलमान है ना। और दर्शकों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये परिस्थितियां मैंने आपके सामने रखी हैं, भारत इस वक्त क्या देखे।
क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स देखे या राष्ट्रहित देखे, देश हित देखे? चर्चा इसी पर करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। जंग पश्चिम एशिया में हो रही है और मातम भारत में। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस जंग के बीच भारत की भूमिका क्या हो, इसे अब सोनिया गांधी तय करना चाहती हैं। सोनिया गांधी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर भारत सरकार पर सवाल उठाते हुए कह रही हैं कि दिल्ली की चुप्पी हैरान करने वाली है। ये तटस्थता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। सोनिया गांधी के बयान के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया के रूलर से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री यूएई के रूलर से बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान के हेड ऑफ द स्टेट से बात नहीं कर रहे। देश के लोगों को शक है कि प्रधानमंत्री के मशवरे से ही ईरान पे जंग हुई है। कि इतना सब हो रहा है, उसमें हमारी पार्टी, हमारी देश की भूमिका क्या है? एक जमाने में इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट जब आता था दुनिया में, तो हमारी सरकार उसमें कुछ न कुछ अगुवाई करती थी, बोलती थी। आज ये सरकार क्या बोलती है? हर कदम में राष्ट्र को क्या फायदा होता है, ऐसा सोच करके अपना एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी बना है। हमको कितना फायदा मिलता है वो सोच करके हम नहीं बना। क्यों कांग्रेसियों ने इसराइल क्यों नहीं गया? कारण पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोनिया गांधी जी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। सोनिया गांधी जी को चाहिए कि उनकी खुद की पार्टी जो धीरे धीरे गर्त में गिरती जा रही है, उसकी ओर देखे तो ज्यादा अच्छा होगा। भारत में जुबानी जंग हो रही है तो मिडिल ईस्ट में मिसाइल और बमों की बरसात हो रही है। अब इसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है। ना ईरान झुकता दिख रहा है और ना ही इजराइल और अमेरिका रुक रहे हैं। लेकिन आज महाभारत में सवाल यही कि आखिर जंग के बीच कांग्रेस क्या चाहती है? क्या भारत इजराइल के खिलाफ खड़ा हो जाए? क्या भारत अमेरिका से युद्ध लड़ने लगे? सवाल यह है कि क्या हर मामला वोट बैंक के नजरिए से देखा जाएगा? भारत के लिए बड़ा क्या होना चाहिए, धर्म या देश हित? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तुहिन सिन्हा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ अनंत विजय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ इस वक्त अजय वर्मा हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल अजय वर्मा, क्या भारत की विदेश नीति हो और क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर कहें, यह भी अब विपक्ष के लीडर ही तय करना चाहते हैं? ये तय करना चाहते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर किसके लिए क्या मैसेज लिखें, वो भी सोनिया जी के ऑफिस से ही टाइप होके जाए? या आपको लगता है कि देश में एक प्राइम मिनिस्टर है, एक विदेश मंत्रालय है और वो बेहतर जानते हैं कि चीजों को कैसे डील करना है? वर्मा जी। देखिए राम जी, सबसे पहले तो मेरी आप सबको नमस्कार और देश के में इस हर्षों का मिलन कर रंगों के त्यौहार होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके चैनल को और समस्त देशवासियों को। आपको भी। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी राहुल जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से, सोनिया जी की तरफ से, अजय वर्मा की तरफ से। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए, आप लोग का मतलब सरकार से कह रहा हूँ मैं कि सरकार के समझ के ऊपर जाइए। सोनिया जी ने या अपोजिशन ने या वो जो लोग, संसार के लोग जो बात कर रहे हैं, जो उठा रहे हैं, जो कंट्री कह रहे हैं, भाई उन लोगों का नज़रिया है, मत है। आपका अपना नज़रिया हो सकता है, आप किसी को भी कुछ सर्टिफिकेट बांट देंगे, अपनी कोई चीज़ नहीं बताएंगे। खोमेनी के साथ नरेंद्र मोदी साहब 2016 में जब ईरान गए थे तो एक हस्तलिखित उन्होंने, आपको याद हो, कुरान भेंट करी थी। वो फोटो मेरे पास है, आप कहें तो मैं दिखा दूं। उनकी मीटिंग में चल रही थी, किया था मुझे मालूम है। बोले आप। दूसरा, जब 1994 में
1994 में कश्मीर के ऊपर जब 57 कंट्री जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ संघ है, उसने जब विरोध दर्ज कराया था तो अकेले अली खामनेई था इराक का नेता जिसने हिंदुस्तान के लिए फेवर करके आपकी सरकार को फेवर करा था 1994 में, 1994 में। तीसरा, जब चाबार पोर्ट बना था तो भारत सरकार में, जिसमें आपका और मेरा और देश के गरीबों का और अमीरों का टैक्स का पैसा 9,000 करोड़ रुपए आपने वहां लगा दिया और देश की जनता से ये पूछा तक नहीं कि साहब मैं आपसे पैसा लगाने जा रहा हूं, चाबार पोर्ट देश की तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। आज आप आंकड़े समझा रहे हैं कि 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, 10,000 रुपये, 2,000 रुपये, वो कहाँ चला गया अब आपके पास। चौथा, और मैं पांचवी चीजें जो परिस्थिति होती है, आकलन होता है, चर्चा होता है। सोनिया जी ने ऐसे ही नहीं कहा है या देश के लोग ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, सवाल नहीं उठा रहे हैं। देश के बड़े बड़े नेता, देश की सरकार ने, आपने वो पढ़ा नहीं सोनिया जी का पूरा, अगर पढ़ना चाहिए था तो नहीं, पढ़ा बोले ना, बोले आपका पॉइंट क्या है। जब ब्रिक्स बता रहा हूं सर, जब ब्रिक्स में भारत के पार्टनर जैसे रूस और चीन सहित ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देशों ने इससे दूरी बना रखी है, तो भारत का बिना किसी नैतिक साफ राय के हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल सपोर्ट एक परेशान करने वाला बदलाव है। इस घटना के नतीजे जियोपॉलिटिक्स से कहीं आगे तक फैले हैं। इस दुखद घटना का असर पूरे महाद्वीपों पर दिख रहा है और भारत का यह रवैया बेहद दुखद घटना को चुपचाप सपोर्ट करने का इशारा दे रहा है। इससे क्या होता है कि क्या सपोर्ट, जो केंद्रीय विदेशी समस्या ये है, समस्या ये है कि जिनको सामान्य समझ से ऊपर समझ नहीं होती, जिनको वोट बैंक से ऊपर नहीं दिखाई देता अजय वर्मा, वो कह रहे हैं भारत का रवैया। भारत के विदेश मंत्री ने पहले दिन वहां के विदेश मंत्री से बात की और वहां की टॉप लीडरशिप पहले मारी जा चुकी है। किससे संवाद करें? खामेनेई को फोन लगाए। वहां के विदेश मंत्री अरागची अवेलेबल हैं, उनके साथ जयशंकर की बातचीत हुई है। डे वन पूछा है तो मुझे जवाब देने। तो क्या जवाब देने? आप कह रहे हैं कि भारत कहां गया? भारत ने भाई बातचीत की है। जवाब देंगे ना। देश की हर छोटी चीज, बड़ी चीज, ऊंची चीज, नीची चीज, मंगलसूत्र, मुजरे, हर चीज पर तो प्रधानमंत्री आते हैं। तो यहां पर आप विदेश मंत्रालय क्यों भेजेंगे? प्रधानमंत्री क्यों नहीं आएंगे? देश में जहां कहीं जाएंगे, बांग्लादेश, तो वहां आप भेज देंगे अपने। तो आपको क्या प्रॉब्लम नहीं है? भारत आप केवल ईरान के प्रति इतने हमदर्द क्यों है भाई? वहां जो दुबई के अंदर आपके लोग हैं, तो भारत के लोग हैं, वहां जाकर मिसाइल ठोक रहे हैं। वहां कतर में, ओमान में, जहां आपके लोग हैं, वहां पे मिसाइल ठोकी जा रही है। वहां सऊदी अरब में मिसाइल पे मिसाइल गिर रही है। और आपकी चिंता अपने लोगों के बजाय आपकी चिंता ईरान की चिंता है। बैंगण क्या ऐसे ही होता है, मुंह से शब्द नहीं निकलते। हाँ, ईरानी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। राम जी सुनो, मेरे पास राम जी मेरे पास अरे आप ईरानी बोलने की कोशिश कर रहे हैं भाई। मैं टेलीप्रॉम्प्टर नहीं हूं। अरे ईरानी बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप। क्यों मिमिक्री कर रहे हैं ऐसे लोगों की? बेचारे जो खुद पीड़ित हैं, उनकी क्यों मिमिक्री कर रहे हो भाई? लोगों के पास तो टेलीप्रॉम्प्टर होता, उससे समझ जाते हैं। तो मेरे पास टेलीप्रॉम्प्टर होता तो मैं समझ जाता भाई। मैं पढ़ा लिखा कम हूं भाई साहब, मोदी जी के मुकाबले। आपको असल में क्या है कि अरामको रिफाइनरी साइट पर गिरी हुई मिसाइल नहीं दिखी आपको? अभी यूएई के रिफाइनरी पे गिरी हुई मिसाइल नहीं दिखी? और आपको यह भी मालूम नहीं है कि हमारे 35 लाख 40 लाख भारतीय लोग कहां फंसे हुए हैं? के चक्कर में कहां फंसे हुए? इतने स्तर तक कंप्रोमाइज कर जाएंगे आप। ओके, तो इनसे ना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इनसे देश ने कभी सोचा नहीं था। क्यों भाई? क्यों प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल रहे हैं? तो इनसे ना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्यों प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल रहे हैं? जब इनको समय मिलता है, जब इनको कांग्रेसियों को समय मिलता है, ढंग से बात नहीं कर पाते, मेरा टर्न आता है उसमें भी बोलते रहते हैं। सबसे पहले राम मोहन जी, आपको सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चूंकि हम ये डिबेट जो है सोनिया गांधी के ओपेड से शुरू हुआ है, सबसे पहले उसकी चर्चा कर ले। देखिए, मुझे बहुत दुख हुआ, कम से कम उस पूरे ओपेड में कहीं तो सोनिया गांधी जो कि एक महिला नेता है, उनको निंदा करनी चाहिए थी। जिस प्रकार से ईरान में पिछले कुछ वर्षों में हजारों महिलाओं का निर्मम हत्या हुई है, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने संगीत को अपनाया, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार वस्त्र पहना। उसकी निंदा तक नहीं की है इस कांग्रेस पार्टी ने, जिसकी मैं निंदा करता हूं। इस कांग्रेस पार्टी का जो पूरा रवैया है,
आज की तारीख में एक शुतुरमुर्ग का रवैया हो गया है। ये आज राष्ट्र हित में सोच पाने की क्षमता नहीं रखती है, ये समझ नहीं पा रही है कि नॉन अलाइनमेंट से लेकर नेशन फर्स्ट तक भारत की विदेश नीति ने एक लंबी यात्रा तय की है। पिछले 3 दिनों में, जैसा कि आपने खुद कहा, अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 राष्ट्राध्यक्षों से बात कर ली है। तो हर चीज को, हर स्टैंड को शब्दबद्ध करना जरूरी नहीं होता, वर्बलाइज करना जरूरी नहीं होता, समझदार के लिए इशारा काफी है। भारत ने एक बहुत ही न्यूएंस स्टैंड लिया है, किसी भी साइड के साथ नहीं जाते हुए भारत ने यह निर्णय लिया है कि हम अपने नागरिकों के साथ खड़े होंगे। लेकिन अब कांग्रेसियों से मेरा 2-3 सवाल है। देखिए, इनके युग में भी हमने देखा किस प्रकार से 2011 में गद्दाफी को, जो कि लिबिया के डिक्टेटर को यूएन की इंटरवेंशन के बाद मारा गया, क्यों इन्होंने स्टैंड नहीं लिया था? इन्हीं के युग में सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ाया गया था 2006 में। क्या एक बयान है इनका? और जिस नेता के ये गुणगान कर रहे हैं उनके बारे में कह दूं, बहुत आगे नहीं जाना चाहता हूं, केवल 2019 से लेकर अब तक कम से कम 3 ऐसे ओकेजन हैं जब उन्होंने भारत की खुलकर निंदा की थी। नंबर 1, आर्टिकल 370 का विरोध किया था अगस्त 2019 में। मार्च 2020 में दिल्ली राइट्स के संदर्भ में कहा था कि मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है, उन पर जो है उन पर आक्रमण हो रहे हैं। और 2024 में तो हमारी तुलना गाजा से की थी। तो जो जिनको ये दोस्त बता रहे हैं, देखिए, एक फंक्शनल एंगेजमेंट होता है। भौगोलिक तौर पर ईरान के साथ हमारा एक फंक्शनल एंगेजमेंट जरूरी था। भारत ने हमेशा अपनी मित्रता निभाई है, लेकिन अब समय आ गया है कि कांग्रेस अपनी शुतुरमुर्ग सोच से ऊपर उठ के राष्ट्र हित में देश के साथ खड़ा हो, ना कि अपने वोट बैंक की चिंता करती रहे। ओके, प्रेम कुमार जी मेरे साथ हैं, मेरे साथ मुमताज आलम रिजवी। क्या रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं अजय वर्मा? बोलिए, आप बोलिए। देखिए, तुहिन सिन्हा जी बड़े अच्छे नेता भी हैं, वकील भी हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ये कलई लगाकर सारे उन मुद्दों को, यूएनओ के पॉलिसीज को और उसको आप अपने देश, आप विश्व गुरु हैं, आप कहते हैं कि हम संसार में अलग हैं, हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं, तो आप चौथी अर्थव्यवस्था जैसी बात करेंगे या 196 कंट्री के एंड वाली 196 कंट्री वाली बात करेंगे? तो इन जी, आप ये सोचिए कि आपकी इंटरनेट, क्या बात करें, आपकी विदेशी नीति नहीं तो क्या बात करें, क्या बात करें, क्या चढ़ाई कर दें, इजराइल पे चढ़ाई कर दें? क्या सवाल पूछा, मुझे सब पूछने दीजिए। मुझे ये बताइए, कितने देशों में ईरान के पक्ष में एक फॉर्मल स्टैंड दिया है? आप मुझे गिना दीजिए बस। चलिए भाई, अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कोई क्लासरूम को ईरान में, तो ये कह रहा हूं कि 196 कंट्रियों में है। अरे एक देश का तो नाम बता दीजिए। के ऊपर आपसे विरोध किया था, तो अकेला हम खुमानी के समर्थक नहीं हैं, हम खुमानी की तारीफ नहीं कर रहे, हम तो देश की सरकार से संसार के लोग पूछ रहे हैं कि आयतुल्ला खुमैनी की जो हत्या का एक तरीका है, आप नरेंद्र मोदी साहब कंप्रोमाइज और सरेंडर क्यों हो रहे हैं ट्रंप के सामने? उनके सामने डरते क्यों हैं? आप तो विश्व में, आपको डरना नहीं चाहिए, पूरा भारत आपके साथ खड़ा है, हम आपके साथ खड़े हैं, अपोजिशन आपके साथ खड़ा है। अनंत विजय जी, सवाल बहुत सीधा है। 1994 के बाद ये बात कर रहे हैं। ओके, सिन्हा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, अनंत विजय रिस्पॉन्ड करेंगे इस सवाल के लिए। अनंत विजय जी, ओके, सिन्हा जी मैं वापस आ रहा हूं। विजय जी, अनंत विजय जी, देखिए राम जी, ये मसला जो है ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का मसला ही नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है वो शुद्ध रूप से देश की राजनीति को ध्यान में रखकर की जा रही राजनीति है। मैं अभी कह रहे थे कांग्रेस के मेरे मित्र अजय जी कि उनके पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता, पर मैं आशा करता हूं कि उनके पास सोनिया गांधी का आज का लिखा हुआ लेख होगा। उसके दूसरे कॉलम के दूसरे पैरे के 6ठी लाइन में चले जाइए, वहां एक वाक्य है, वो धुरी वही है राजनीति की। उसमें सोनिया जी कहती हैं कि वी हैव एक्सटेंडेड कॉन्डोलेंसेस टू द इरानियन पीपल एंड टू द शिया कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। तो ये जो शिया कम्युनिटीज है ना, ये है राजनीति की धुरी राम जी। ये शिया कम्युनिटीज के लिए लेख लिखा गया है। इसका मतलब डिप्लोमेसी को भी आप तुष्टीकरण के औजार के तौर पर उपयोग करके मुस्लिम वोटर्स को एक संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी के जो फर्स्ट पैरा में उन्होंने सोवरेन स्टेट के असैसिनेशन पे चिंता जताई है। क्या वेनेजुएला सोवरेन स्टेट नहीं था? क्या सोनिया जी ने उस समय कुछ लिखा था?
क्या इजराइल में जब घुस के आतंकवादियों ने इजराइल में नरसंहार किया था तब सोनिया जी ने कुछ लिखा था? या सोनिया जी की पुत्री श्रीमती प्रियंका गांधी ने बैग लटका यूक्रेन भी जोड़िए भाई, में इजराइल हिंसा पर गई थी? यूक्रेन में रहने वाले शिया कम्युनिटी के लोग नहीं हैं, सुन्नी कम्युनिटी के लोग नहीं हैं। मैं वही कह रहा हूं, ये डिप्लोमेसी का मसला ही नहीं है। और जहां तक खमेनेई साहब की बात है, तो खमेनेई साहब ने, तुहिन सिन्हा जी ने सारा गिना दिया। उसमें एक और जोड़ लीजिए कि उन्होंने 2017 में कहा था कि दुनिया के मुसलमानों एक हो जाओ और कश्मीर में जिस प्रकार से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं उसका प्रतिकार करो। तो भारत के खिलाफ उकसा भी रहे थे लोगों को। तो मैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को छोड़ देता हूं। राम जी, आप बहुत प्रमुखता से, प्रखरता से उस प्रश्न को उठा रहे हैं कि जो भारतीय खाड़ी देशों में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री का चिंतित होना स्वाभाविक है। परंतु क्या नेता विपक्ष का कोई ट्वीट है क्या? नेता विपक्ष ने कांग्रेस पार्टी के, लोकसभा की बात कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के ट्वीट को रीट्वीट कर दिया है। तो एक तरफ तो आप कहते हो कि नेता विपक्ष मतलब शैडो प्राइम मिनिस्टर के तहत उनकी कुर्सी 15 अगस्त पर वहां लगाई जानी चाहिए, उनसे क्या अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए? और उनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी ने आज खालिस देश की राजनीति की है और उन्होंने मुसलमान। अब मेरे साथ मुमताज आलम रिजवी हैं। मुमताज आलम रिजवी जी, भाई इतिहास भूगोल देखकर ही किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात आप लिखेंगे और भविष्य आपका जिसके साथ दिखाई दे रहा हो उसकी तरफ अलाइन होकर आपकी विदेश नीति चलती है। तो प्राइम मिनिस्टर साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हम कतर से बात कर रहे हैं, ओमान से बात कर रहे हैं, हम सऊदी से बात कर रहे हैं, कुवैत से बात कर रहे हैं, बहरीन से बात कर रहे हैं, हम सारे के सारे देशों से बात कर रहे हैं। हमारे लिए मुसलमान अलग नहीं है, लेकिन हमारे लिए देश हित है कि जहां हमें बेहतर लगेगा वहां बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रे। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि हम जिस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं वो अहिंसा परमो धर्मा वाला देश था। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो बार बार आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने, अभी हमारे फाजिल सहाफ़ी ने कहा कि शिया का जिक्र किया है, तो अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती तो शिया हिंदुस्तान में कितने हैं और वर्ल्ड में कितने हैं, तो फिर वो शिया का फेवर क्यों करती सोनिया गांधी जी? मैं उनकी हिमायत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्यों फेवर करती अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती? नंबर 3 ये कि आप कह रहे हैं कि फलां जगहों पे किया, तो पीएम ने ईरान में क्यों नहीं किया? क्या ईरान अगर फ़ोन कर लेते तो कुछ बिगड़ जाता क्या? भाई हमारे तो ताल्लुकात ईरान से भी हैं ना, अभी मुस्तकबिल में क्या होंगे हमें नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल जो है वो रिश्ते हमारे ईरान से हैं। जिस तरह से इजराइल से हैं उस तरह से ईरान से भी हमारे रिश्ते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी हमारे यहाँ सिफारत है, नहीं फिर हमारे यहाँ नहीं फिर इसका मतलब ये है कि आप फॉरेन मिनिस्टर के स्टैंड को भारत का स्टैंड नहीं मानते? हम मानते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं जैसे पीएम तमाम फोन कर रहे हैं, अगर 9,000 भी ईरान में लोग हैं, 9,000 भी, अभी मैं ये कह रहा हूँ अगर विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बातचीत की है तो आपको क्या लगता है? मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो इस वक्त ये देख रहे होंगे कि मोदी ने ट्वीट किया कि नहीं किया। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आपकी बात है मैं आप ही की बात दोहरा रहा हूं कि अगर वो ओमान फ़ोन कर सकते हैं, सऊदी अरब फ़ोन कर सकते हैं, कतर फ़ोन कर सकते हैं, तो ईरान क्यों नहीं कर सकते? मेरा सिर्फ ये कहना है, जिसको जितना नहीं कर सकते देना उसको तो दे रहे हैं। इसलिए जो है यहाँ पे कुछ लोग जिस तरह से कवर्ड फायर दे रहे हैं, मैं तो एक चीज़ कह रहा हूँ कि क्या इजराइल ने जो हमला किया, जिस तरह से मारा अमेरिका और इजराइल ने, क्या वो जायज़ था? क्या वो तरीका ठीक है? जिस तरह से क्या वो ठीक है? वो जायज था सर? जिस तरह से हमास ने घुस के मारा इजरायलियों का नरसंहार किया, तो 73,000 मार तो दिए। अंधे हो क्या? अंधे हो तुम? मुझे लगता है अंधे हो। अगर जबान पे लगाम देंगे तो जबान पे क्या लगाम दे? मैं कर रहा हूँ खामनाई साहब की बात, आप कर रहे हो गाजा की बात। कौन उसको सपोर्ट कर रहा है? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये अपने चिल्लाने की बात नहीं है, आपकी तमीज नहीं है आपको। मैं आपको अब तक पढ़ा लिखा समझता था, का परिचय दे रहे हैं। आपको अब तक पढ़ा लिखा समझता था। अपने मैं हमेशा आप जनाब से बात करता हूँ, लेकिन आप पारिवारिक संस्कार कैसा है उसका परिचय दे रहे हैं। आप जनाब मिलाइए मत। मैं क्या बात कर रहा हूँ? अपने पारिवारिक संस्कार का परिचय दे रहे हैं। ईरान ने हमला किया था क्या? परिचय दे रहे हैं। नहीं, हम किसने हमला किया था? परवरिश का परिचय किसने हमला किया था इजराइल पे? आप परवरिश का परिचय दे रहे हैं।
लेकिन जो आप परवरिश का परिचय दे रहे हैं। 73,000 लोगों को जो मार दिया हमें गया, कोई फर्क वो नहीं जायज पड़ता। आप गाली गलौज भी करेंगे तो मैं अपना आपा खोने वाला नहीं हूँ। एक मिनट नहीं आप गाली गलौज भी करोगे तो आप अपने खानदान और पारिवारिक परवरिश का अरे भाई लोगों की हत्या अगर सवाल है। एक मिनट मुमताज आलम रिजवी बौखलाइए मत आप। नहीं एक सेकंड, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप अनंत विजय को क्या गलत बयानी कर रहे हैं? अगर हमास का नाम ले दिया तो क्या गलत? कोई किसी को अंधा बोलेंगे? किसी को अंधा बोलेंगे आप? अगर हमास ने अटैक किया तो किया ना भाई, किसने अटैक किया? वो हल्की घटना हो जाएगी क्या भाई? अरे इसका क्या क्यों बात कर रहा था? अमेरिका ने क्यों बात की? पारिवारिक परवरिश है, छोड़ दीजिए। हमास से बात की मैंने। एक मिनट सुनिए, अमेरिका ने हमास से बात की। सुनिए मैं क्या कह रहा नहीं, हूँ। अमेरिका ने बात ईरान से बात की, हमास से भी बात की, हुती से भी बात की। मैं आप सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये बताइए, 5 अपने शब्द को वापस लीजिए। नहीं पहले मेरी बात आप सुनिए, पहले पूरी बात मेरी बात पहले पूरी आप सुनिए। समस्या ये है, आपने गलत बयानी। गलत बयानी क्या है इसमें? और मैं तो इसमें गलत बयानी क्या है? ये सवाल है। आपको बुरा लग सकता है लेकिन गलत बयानी क्या है? हमास ने अटैक किया था, हमास ने अटैक किया था, ये फैक्ट है। कौन सपोर्ट कर रहा है? ये फैक्ट है भाई। किसने सपोर्ट तो किया? फिर भड़क क्यों रहे? तो फैक्ट को फैक्ट की तरह रखिए, इसमें भड़क क्यों रहे? अगर फैक्ट है तो भड़कना क्यों है भाई? गाजा की तो आप चिढ़ क्यों रहे? कर रहा हूँ तो आप चिढ़ क्यों रहे भाई? इसमें चिढ़ने की बात क्या है? 156 अच्छा एक बात बताइए, बच्चियों को मार दिया। 156 बच्चियों को। अरे कितनी बच्चियां वहां पे मारी गई हैं ईरान में केवल इस नाते कि वो बुर्का नहीं पहनती? कितनी मारी गई? कितनी मारी गई आप बताइए ना डेटा। अमेरिका दावा कर रहा है 3,000, अमेरिका तो बात कर रहा है 3,000। तो आपके पास लिस्ट है? आपके पास लिस्ट है? आपके पास लिस्ट है 73,000 की? आपके पास 73,000 की लिस्ट है, हमें क्यों बुरा लगेगा? 73,000 की लिस्ट है आपके पास। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप नहीं समझ पा रहे, आप बताइए, आप गंभीरता नहीं समझ रहे विषय की। आपको मारना ठीक था? बिल्कुल नहीं था। मैं ये कह रहा हूं किसी भी देश पर जाकर इस तरह का अटैक जायज नहीं है। मैं क्यों बोलूंगा? मैं क्यों बोलूंगा भाई? कोई दादागिरी नहीं चलेगी, में भी कोई दादागिरी नहीं चलेगी। लेकिन एक बात बताओ, एक बात, मैं क्यों जस्टिफाई करूंगा? नहीं करेंगे। मैं क्यों जस्टिफाई करूंगा? आप दिक्कत आपकी ये है। नहीं, आप हमास को जस्टिफाई कीजिए। आप हमास को जस्टिफाई कीजिए भाई। मैं हमास को, आप हमास को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप हमास को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप जिस तरह से भड़क गए हमास का नाम सुनते ही, अनंत विजय ने हमास का नाम लिया, अनंत विजय ने हमास का नाम लिया, आप भड़क गए। आप हिजबुल्लाह को सपोर्ट करेंगे, आप हमास को, वो कर रहे हैं। उन्होंने केवल नाम लिया हमास का, आपको बुरा लग गया। क्यों बुरा लगे? आप क्या हमास के प्रवक्ता हैं क्या भाई? आप हमास के प्रवक्ता हैं, आपको बुरा क्यों लगा? सपोर्ट किया आपने अनंत विजय को अंधा बता दिया। यूएनओ की रिपोर्ट पढ़ी, आपने अंधा बता दिया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ईरान की बात क्यों नहीं कर रहे हो? अरे ईरान की बात कर रहे हैं भाई, ईरान की बात कर रहे हैं। आपको हमास में बुरा क्यों लगा? आपको हमास में बुरा क्यों लगा? इनको आपको हमास में बुरा क्यों लगा भाई? कह रहा हूं ईरान की बात कर। आप ऐसे भड़क गए जैसे आपके घर से हमास निकला हो। हमारे वो धर्मगुरु थे, कौन? मुझे अफसोस है। मैं तो अफसोस बनाइए ना भाई। आप ये थोड़ी कोशिश करेंगे कि अनंत विजय भी अफसोस करें। नहीं अफसोस न करें, लेकिन ये बताइए, नहीं बिल्कुल अफसोस न करें। अरे क्यों करें अनंत विजय अफसोस? मैं कहां कह रहा हूं कि अफसोस करें जी। मैं तो पूछ रहा हूं भाई, दुनिया में सही और गलत भी है तो होता। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं तो यही इनसे। अब मुझे एक बात बताइए, एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। मुझे एक बात बताइए, मैं पूछ रहा हूं ना आपसे, मैं पूछ रहा हूं, सही गलत डिप्लोमेसी के आईने में देखा जाता है। यूक्रेन के ऊपर, मेरी बात सुनिए ना, यूक्रेन, अरे मेरी बात सुनिए, यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला किया, सही किया गलत किया? नहीं गलत है। फिर उससे तेल खरीदने की क्यों वकालत करते हैं आप? नहीं, हमने कब वकालत की? आपने कहा कि भारत तेल नहीं खरीद रहा अमेरिका के दबाव में। नहीं, हाँ, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। ईरान की राजधानी तेहरान में अभी बड़े धमाके हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धमाके के बाद तेहरान की एक इमारत में आग लग गई है और दूर दूर तक धुएं का गुबार उठता हुआ देखा जा सकता है। तस्वीरें जरा देखिए आप, विध्वंसक हमले हैं, एक के बाद एक हो रहे हैं। तेहरान की इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है और जरा ये तस्वीरें आप देखिए। इस वक्त हालात वहां पर लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, हमले रुक नहीं रहे हैं। इजराइल की तरफ से लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और अमेरिका इजराइल के ये संयुक्त हमले हैं, जिसमें आप देखिए इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, तीव्रता कितनी ज्यादा है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेहरान में इस वक्त मंजर किस तरह का है। भारी नुकसान इस वक्त तेहरान के लोगों को उठाना पड़ रहा है, भारी नुकसान वहां की रिजीम को उठाना पड़ रहा है। लगातार हमले होते जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल का बेरूत पर हमला भी जारी है। इस वक्त की एक और जानकारी, बेरूत में बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बेरूत
इलाके में धमाके हुए हैं। ये बड़ी जानकारी, इजराइल ने बेरूत पर भीषण हमला बोल दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। बेरूत में एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है और बार बार हम आपको बता रहे हैं, ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की जो आर्मी लीडरशिप है उसको हम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। और इन सब के बीच बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि ईरान ने इजराइल पर खैबर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। खैबर मिसाइल दागने का वीडियो इस वक्त सामने आया है। खैबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है ईरान की तरफ से। इजराइल पर खैबर मिसाइलें दागी गई हैं। नुकसान तेल अवीव में भी हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। यरूशलेम में भी काफी नुकसान हुआ है। खैबर मिसाइलें दागने का वीडियो ईरान की तरफ से जारी किया गया है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ से भीषण जंग इस वक्त चल रही है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो ईरान की तरफ से जारी की गई। दावा यह किया गया कि अब खैबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बेहद विध्वंसक ये मिसाइलें हैं। और हमारे साथ इस वक्त कुछ और खास मेहमान हैं, उनकी तरफ चलते हैं। मेरे साथ प्रेम कुमार जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, ये जो स्टैंड है इस वक्त, क्या आपको लगता है कि भारत अपने लोगों के हित को देखे या ऐसे देशों को इस वक्त नाराज किया जा सकता है जिनके ऊपर बम गिर रहे हैं और जहां पर लाखों भारतीय फंसे हुए हैं? देखिए राम जी, नरेंद्र मोदी जी गए थे इजराइल और उस दौरान अगर इजराइल इतना अच्छा मित्र रहा है और अगर क्या रहा है तो नेतन्याहू जी से तो इनको पता चल जाना चाहिए था कि युद्ध होने वाला है और भारतीय लोगों को बचा लिया जाए। ये तो दगाबाजी हुई ना कि नेतन्याहू ने बताया नहीं और मोदी जी लौटे और युद्ध शुरू हो गया। आप ये कह रहे हैं कि कोई हमला करने वाला है पिन पॉइंटेड, वो पहले लीक करे, तो फिर दोस्ती किस बात की है? हम दोस्ती में लीक करें? हमसे आप समझ लीजिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में ठोकने वाले थे तो पहले इजराइल को जानकारी देते, पहले हम जानकारी रूस को देते हैं, पहले जानकारी ईरान को देते, किस किस को जानकारी देते भाई? जब पिन पॉइंटेड अटैक है, आप कैसी बात कर रहे हैं कि नेतन्याहू पहले ये इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देते कि हम वो ठोकने वाले? देखिए, एक तो आखिरी 2 मिनट भी नहीं बचे हैं, मुझे कुछ बोलने नहीं दिया जाए। बोले। एक बात यह है कि अभी जितनी भी चर्चा हुई, चलिए ईरान एविल था, खामनेई एविल था, मान लिया डोनाल्ड ट्रंप की बात, लेकिन उसी एविल के साथ नरेंद्र मोदी जी फोटो खिंचाते थे ना, कहते थे ना भारत और ईरान की दोस्ती इतिहास से पुरानी है, कहते थे ना। आज अचानक क्या हो गया? आज क्या हो गया कि उस दोस्ती की याद करने में भी शर्म आ रही है और फायदा और नफा और नुकसान देखा जा रहा है। नफा और नुकसान, आरएसएस की सोच शक्ति ताकत की पूजा करना होता है और गांधी की सोच नफा नुकसान क्या है? वो हमारे लोगों की जान है। आप प्रेम कुमार जी ये नहीं समझ रहे हैं क्या? हमारे लोगों की जान है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल में रख रहा हूं, एक दूसरा दृष्टिकोण रख रहा हूं, तो मुझे बोलने दिया जाए ना, बोलने दिया जाए। आरएसएस की सोच ताकत के सामने झुकना होता है और आज अमेरिका और इजराइल को ताकतवर मान करके हम उसके हर गलत का समर्थन करें? क्या अमेरिका में जो विरोध हो रहा है, अमेरिका में विरोध हो रहा है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा कि बच्चियों को मारना, बच्चों को मारना गलत है, माफी मांगो डोनाल्ड ट्रंप। वो लोग क्या अपने देश के खिलाफ बोल रहे हैं क्या? नहीं तो एक बात मुझे बताइए, ये भारत में किसने कहा कि बच्चियों को मारना सही है? प्रेम कुमार जी का विश्लेषण ये क्यों कर रहा है? प्रेम कुमार जी अपने मन से विश्लेषण ये कह रहे हैं कि भारत ने यह कह दिया कि बच्चियों को मारना सही है। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं जो आवाज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में उठ रही है, क्यों? मानवता के लिए। तो ये जो मानवीय दृष्टिकोण है ना, हमारी विदेश नीति में मोदी सरकार में गायब हो गई है। जी बिल्कुल गायब हो गई है। तो इन सेना रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या ये गायब हो गए? ये सवाल उठा रहे हैं प्रेम कुमार जी। देखिए राम मोहन जी, आज भारत के रिश्ते अधिकांश नहीं लगभग सभी देशों के साथ अत्यंत मधुर है और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं ये भी बीत जाएगा, लेकिन ये जब बीतेगा, ये फेज जब बीतेगा, उसके बाद ईरान के साथ हमारे वही संबंध रहेंगे जो पहले थे, क्योंकि वहां की जनता के साथ हमारा नाता है, वहां के एक नेता के साथ नाता नहीं था। ये बात ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, बड़ी खबर मिल रही है। ईरान से जंग पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उनकी सेना और राजनीतिक लीडरशिप खत्म हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त यह बयान दिया है, अमेरिका से बात करना चाहता है ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया। मैंने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, अब बातचीत करने में डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया है। ईरान से जंग पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है।
और उन्होंने कहा कि उनकी सेना और राजनीतिक लीडरशिप खत्म हो चुकी है, वो बात करना चाहते हैं लेकिन अब बातचीत के लिए देर हो चुकी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH